चलिए आइए दोस्तों, अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर अब 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 1 और 2 में आपने कंप्लीट, आपके पास में जितना भी पढ़ा है अभी तक आप उसका रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, रिवीजन नहीं किया है तो वीडियो को स्टॉप करके पहले वो चीज़ रिवाइज कर लीजिए। अपने एफएम समरी नोट्स प्रिपेयर करे हैं, ठीक है, और वहाँ से आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट नए हैं उनको बता दूं कि जो भी आपके पास में लेक्चर प्रोवाइड होते हैं सारी की सारी चीज़ें आपके पास में प्लेलिस्ट में आपके पास में प्रोवाइडेड है। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आगे पीछे सारे के सारे जो है लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है सर, अब लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, तो एफएम समरी के अंदर आप आ जाइए। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिखे थे। ठीक है, मीनिंग वगैरह, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी। डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी आपके पास में हमने पढ़ा था। ये आपके पास में इक्विटी। ठीक है, तो डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी हमने पढ़ा था। इक्विटी के 5 फॉर्मूले थे और डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर में तो एक एक फॉर्मूला था। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 तरीके के डिबेंचर होते हैं, सेम एज प्रेफरेंस शेयर भी 2 तरीके के होते हैं। दोनों के एक एक फॉर्मूला ही, यहाँ पे 2-2 फॉर्मूले, 5-5 फॉर्मूले नहीं है। इरिडीमेबल का एक फॉर्मूला, रिडीमेबल का एक फॉर्मूला, काम खत्म। प्रेफरेंस शेयर में भी सेम एज, बस, और फॉर्मूले भी सेम है दोनों में। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिबेंचर हो तो आपके पास में इंटरेस्ट इंटू 1 - t होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर हो तो आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड लिया जाता है। बस इतना फ़र्क था। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े आपके पास में, तो हमने इक्विटी के 5 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, D1 डिवाइड बाई P0, आपके पास में EPS डिवाइड बाई P0। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रहे सर, ग्रोथ आपके पास में वर्ड आता है जिसको हम गॉर्डन मॉडल कहते हैं। ठीक है, गॉर्डन मॉडल होता है D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G आप करते हैं, तो ग्रोथ इसे कहा जाता है, जो कि आपके पास में नॉर्मली क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं। और गिवन नहीं होता तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूले हमने पढ़े थे, 2 फॉर्मूले। एक तो नॉर्मल फार्मूला था कि कंपनी जो रिटेन करके चल रही है उसका रेशियो क्या है, परसेंटेज बेसिकली, और उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कंपनी का ग्रोथ कितना है, वो ग्रोथ हमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेंशन रेशियो या फिर रिटर्न ऑफ, आपके पास में जो रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ग्रोथ के लिए, आपके पास में D0 डिवाइड बाई DN और -1 आप करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिखा था यहाँ पे, इसका रेफरेंस लिखना भूल गए तो यहाँ पे रेफरेंस लिख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल हमने देखा था, जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे। एक एग्जांपल हमने देखा तो था ग्रोथ के लिए, आपके पास में एग्जांपल नंबर कौन सा था आपके पास में, ये इक्विटी और ये आपके पास में, अच्छा ग्रोथ का आया ना। अब यहाँ पे होगा एग्जांपल नंबर 4 आपके पास में, एग्जांपल नंबर 4 आपके पास में है, तो एग्जांपल नंबर 4 का जो है क्या करेंगे सर, यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे आपके पास में। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है जी, आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 4 हमने देखा था और वहीं पे हमने ये सारी की सारी चीज़ें को क्लियर किया था कि D0 का मतलब क्या होता है सर, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड आपने पेड है। ठीक है, लास्ट ईयर का डिविडेंड जो पेड है उसे हम D0 कहते हैं। DN का मतलब होता है कि कुछ साल पहले का भी एक डिविडेंड देगा, दोनों की कंपेरिजन करके कहेगा कि सर ग्रोथ निकालिए, तो जो कुछ साल पहले का जो डिविडेंड है, ठीक है, उसको DN कहा जाता है। और कुछ साल पहले मतलब कि साल आपको एग्जैक्ट बताएगा, नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल 5 साल पहले का डिविडेंड 10 रुपये, 10 साल पहले का डिविडेंड 10 रुपये, तो ऐसे नंबर ऑफ ईयर बताएगा, तो उसे हम कहते हैं एन। ठीक है, और बेसिकली आपको इसको सोल्व करके आंसर निकालना होता है, ग्रोथ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे सर, ICA मॉड्यूल एग्जाम्पल नंबर आपके पास में 4, तो ICAI मॉड्यूल एग्जाम्पल 4 आप देखेंगे। ठीक है, ICAI मॉड्यूल एग्जाम्पल नंबर आपके पास में 4 देखेंगे इसके लिए। ठीक है सर, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए, आपके पास में ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी जब आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए
तो ये भी पॉइंट आपके पास में क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कुछ लिखवाए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2 मेन पॉइंट थे आपके पास में। D1 का मतलब क्या होता है, D0 का मतलब क्या होता है, और रूट को सॉल्व करने के लिए किस तरीके की ट्रिक होती है। और इस पे मैंने कहा था कि एक सेपरेट छोटा सा वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड करवा दिया था, ठीक है। तो आई होप कि वो वीडियो भी आपने देखा था, ठीक है, जहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का वीडियो बेसिकली है, कैलकुलेटर में आप कैसे इस तरीके के ये स्टेप बाय स्टेप बटन प्रेस करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो वीडियो आप अच्छे से देख लिए होंगे, तो वो चीज़ आपके पास में क्लियर होगी, ठीक है सर। इसके बाद CAPM मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, कुल मिला के 5 आपके पास में फॉर्मूला मेथड हो जाते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, ठीक है। और CAPM मेथड, जियोमेट्रिक मेथड एकदम सेपरेट आपके पास में चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि सर ये CAPM मेथड का क्वेश्चन है या फिर जियोमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल है, जियोमेट्रिक मीन पे आपके पास में एक सेपरेट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आएगा तो वही आपके पास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। इसके बाद हमने रिटेन अर्निंग देखी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आपके पास में क्वेश्चन आता है, ठीक है। MCQ भी पूछा जा सकता है आपके पास में, क्योंकि रिटेन अर्निंग में 2 पॉइंट आपको एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए MCQ में खूब पूछा जाता है, कहता है कि सर KE का आपको इन्फॉर्मेशन देगा, फिर कहेगा कि सर KE आपके पास में निकालिए और साथ ही साथ KR निकालिए। तो आपको तो वैसे स्टूडेंट को ये याद रह जाता है कि सर KE इज इक्वल टू KR होता है, ठीक है। तो KE जितना निकालते हैं, फॉर एग्जांपल KE 10% निकला तो KR भी 10% लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखना पड़ता है क्या ये 2 पॉइंट में से कोई अप्लाई हो रहा है। अगर होगा तो फिर आपके पास में KE इज इक्वल टू KR नहीं होगा, ठीक है सर। इस पे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 एग्जाम्पल दिखे थे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फार्मूला देखा था हमने, बेसिकली इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे, लेकिन हाँ MCQ आने के चांसेस है। मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या है कि सर ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इस पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल जो आप लिखने वाला पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन आपको जनरली नहीं पूछा जा सकता 99.99% आपके पास में, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 नंबर। तो आपके पास में ये चीज़ जो है वो पूछी कहाँ जा सकती है सर, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। MCQ में आपके पास में बेशक ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है, ठीक है सर। तो MCQ के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा था कि सर KR का एक फॉर्मूला होता है कि KE में से आप जो है पर्सनल टैक्स माइनस कर दीजिए और साथ ही साथ फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपको KR मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं है तो सीधी सी बात है KE में से पर्सनल टैक्स माइनस कर दो, KR मिल जाएगा। जो चीज़ नहीं गिवन है तो माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 ही चीज़ आपको माइनस करनी है, KE में से ये 2 चीज़ माइनस कर देते हो KR मिल जाएगा आपके पास में। कहता है कि सर पर्सनल टैक्स, ध्यान रहे सर कॉरपोरेट टैक्स नहीं है, कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स का मतलब होता है अभी तक जो हम यहाँ पे टैक्स वगैरह लेके आ रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, वहाँ पे जो T आता था वो कॉरपोरेट टैक्स था। यहाँ पे आपका पर्सनल लेवल पे जो टैक्स रेट होता है वो है आपके पास में, क्वेश्चन में गिवन होता है, अपने को कोई याद नहीं रखना होता है परसेंटेज, वो टैक्सेशन इनकम टैक्स की बात है जहाँ पे आपको याद रखना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है कि पर्सनल टैक्स इतना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको कंसीडर करके इसमें से आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। क्लियर है आपके पास में, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। इस पे भी हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे, आपके ICM मॉड्यूल में दिए हो ना दिए हो, हमने तो दोनों ही करवा दिए, दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा पॉइंट था, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं सर जी कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अब कुछ 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ सबसे पहले, ठीक है, कोई फॉर्मूला, ठीक है, जिस पे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंग देंगे आप मेरे साथ, यहाँ पे हेडिंग देंगे मेरे साथ। हेडिंग किस कलर से हम दे रहे हैं, ब्लू कलर से ही दे रहे हैं ना सारे के सारे, हाँ। तो ब्लू कलर से आप जो है यहाँ पे हेडिंग देंगे आपके पास में। एक आपके पास में कॉस्ट ऑफ डेप्थ का ही एक पॉइंट होता है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आपके पास में। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड के बारे में, उसकी कॉस्ट निकालिए। तो ये यहाँ पे डेप्थ का ही एक पार्ट होता है बॉन्ड, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया सर, डेप्थ के ही पार्ट होते हैं कुछ है यहाँ पे, जैसे कि डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है सर, डेप्थ है, लोन वगैरह, ठीक है। तो इन सब के लिए आपके पास में शॉर्ट में जो हम साइन लिखते हैं वो KD ही रहेगा। डिबेंचर के लिए KD, बॉन्ड के लिए KD, लोन वगैरह के लिए KD, ठीक है। KD का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और डेप्ट में डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह सब कुछ आ गया आपके पास में, क्लियर है, ठीक है।
चलिए, तो कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन गिवन है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मेरे साथ फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। कहता है कि सर जी आपके पास में अगर ऐसा पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है। कहता है कि सर जी कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड पूछा गया, कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला आपके पास में होता है, आपके पास में एन, ठीक है। एन का मतलब तो अब तो आप जान ही चुके होंगे, क्या है सर, नंबर ऑफ ईयर आपके पास में। रूट करना है आपको, अब रूट को सोल्व करने का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। दो बार मैंने समझा दिया, एक तो सेपरेट वीडियो भी छोटा सा प्रोवाइड कर दिया कि कैलकुलेटर में कैसे सोल्व करना है, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, कि प्रेस करके आपके पास में कि इस तरीके से बटन प्रेस करना है, इस तरीके से सोल्व करना है। और लेक्चर में भी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है मैंने क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं वापस से हर बार तो नहीं करवाऊँगा, ठीक है। लिखवा के बेसिकली सोल्व तो ज़रूर करेंगे आपके पास में, ठीक है। अब स्टेप बाय बेसिकली मैं वापस से नहीं लिखूँगा इस तरीके से। कहता है इसका फॉर्मूला होता है रिडीमेबल वैल्यू, रिडीम्शन वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं, डिवाइड बाई इशू प्राइस। डिवाइड बाई क्या करना है सर, इशू प्राइस आपको करना है, और लास्ट में जैसे ही रूट सोल्व हो जाए आपको -1 कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ रूट को इस तरीके से सोल्व करने की चीज़ें होती है आप याद रखेंगे सर, -1 तो आता ही है इसमें, ठीक है। -1 तो आता ही आता है, इस तरीके से आपकी चीज़ें। तो कहते हैं कि सर जी ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, ज़ीरो कूपन बॉन्ड की आपको बात करी जाए, तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड के लिए आपके पास में फॉर्मूला है यहाँ पे, रूट करना है, रिडीमेबल वैल्यू लेना है, डिवाइड बाई इशू प्राइस करना है, और रूट के बाहर n टाइम आपको रूट करना है बेसिकली, और डायरेक्ट आपको लास्ट में -1 कर देना है बेसिकली। क्लियर है आपके पास में। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में पूरी की पूरी समरी हमारे पास में प्रिपेयर होते चल रही है। डिबेंचर आपको, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी, ओके, और ज़ीरो कूपन बॉन्ड अभी क्या आपके पास में। ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे एक क्वेश्चन है आपके पास में, एक ही क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ सफिशिएंट है आपके पास में। यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही बिल्कुल आएगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपके आईसीएम मॉड्यूल में है, देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन आपके पास में बिल्कुल इसी तरीके का दिखता है। कहता है कि सर जी आपके पास में एक बैंक का नाम देगा, ठीक है, कोई करके बैंक है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक करके, आईडीबी बैंक, ठीक है। वो कहता है कि सर इशू करते हैं आपके पास में ज़ीरो इंटरेस्ट आपके पास में डिस्काउंट बॉन्ड, मतलब कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। ज़ीरो इंटरेस्ट डिप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि सर ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन है। कहता है कि इनकी फेस वैल्यू जो है वो आपके पास में कितना है, 1 लाख। और कहता है कि सर जी ये इशू किया जाएगा 2500 में, और रिडीमेबल कब है सर, 25 साल, आफ्टर 25 ईयर में आपके पास में रिडीमेबल है, ठीक है। कहता है कंप्यूट करिए कॉस्ट ऑफ डेप्थ। मैंने कहा था सर कॉस्ट ऑफ डेप्थ ही पूछेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, डेप्थ, ठीक है। तो केडी ही इसके लिए शॉर्ट फॉर्म आपके पास में, साइन जो है हर एक के लिए सेम रहता है, चाहे वो डिबेंचर हो तो भी आपको कहेगा कि सर कॉस्ट ऑफ डेप्थ निकालिए, लोन है तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ, बॉन्ड है तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो हर एक के लिए आपके पास में क्या है सर, कॉस्ट ऑफ डेप्थ, ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ के ही आपके पास में पार्ट है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ ही पूछेगा आपके पास में। कहता है कि सर जी कोई टैक्स रेट आपके पास में नहीं है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन बुक अपनी ओपन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम सोल्व करेंगे अब, ठीक है। इलस्ट्रेशन आपके पास में 4, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हेडिंग दे देंगे, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 4, इलस्ट्रेशन 4 ही था, 1 मिनट आपके पास में, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ही आपके पास में, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 फॉर्मूला पुट करेंगे, बेसिकली सोल्व कर देना है। आपके पास में सारी चीज़ें तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन ही है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, जल्दी से आ जाइए। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 4 सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है।
ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन है, ये हमें क्लियर है आपके पास में, ये चीज़ हमें क्लियर है कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन है और इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सिंपली आप पूरा का पूरा लिखेंगे सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, हम पूरे का पूरा लिखेंगे, या फिर कॉस्ट ऑफ ज़ीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कहता है कॉस्ट ऑफ ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, मैंने कहा सर एन, रूट का साइन, ठीक है, क्या है सर, रूट का साइन, रूट में आप लिखेंगे सर रिडीम्शन वैल्यू जो भी आपके पास में है, रिडीम कितने में करने वाले, रिडीम्शन वैल्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय इशू प्राइस आप कर देंगे, फिर लास्ट में -1। क्लियर, जल्दी से यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे लिखवा दीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको पास में है। ठीक है, क्या चीज़ है आपके पास में गिवन है, ये चीज़ हमें लिखवा दीजिए। कहता है कि सर नंबर ऑफ़ ईयर आपके पास में 25 साल है, क्वेश्चन में गिवन है n। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर आपको गिवन है 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स आपके पास में, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद मुझे बताइए सर रिडीम्शन वैल्यू कितना है, रिडीम्शन वैल्यू कितना है, कितने में रिडीम करने वाले। तो कहता है कि वैसे तो ज़ीरो कूपन आपके पास में इंटरेस्ट बॉन्ड है, 1 लाख फेस वैल्यू है, इशू करेंगे 2500 में, 25 साल बाद रिडीम कर देंगे कहता है, लेकिन कितने में करेंगे वो चीज़ कहीं नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समरी नोट्स में लिखवाया है कि सर रिडीमेबल वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो हम क्या चीज़ लेके चलते हैं सर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का ही मान के चलेंगे सर, वो रिडीम्शन वैल्यू है। तो 1 लाख आपके पास में क्या है सर, रिडीमेबल वैल्यू 1 लाख रुपीज़, रुपीज़ का साइन ज़रूर करिएगा, ₹1 लाख करके। ठीक है, इसके बाद इशू प्राइस कितना है वो तो गिवन है आपके पास में, इशू प्राइस ऑलरेडी गिवन है 2500, तो डिवाइड बाई 2500 और फिर क्या करेंगे सर, -1। ओके, इसके बाद अब रूट को सोल्व करना है। रूट के लिए मैंने यहाँ पे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप लिखवा रखे थे। ठीक है, रूट के लिए मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपके पास में लिखवा रखे थे, कहाँ गया, आपके पास में रूट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या स्टेप लिखवाए थे, ज़रा ओपन करिए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया, इवन साथ ही साथ मैंने आपके पास में लेक्चर में भी सॉल्व करवाया, तो 2-3 बार आपके पास में सॉल्व हो चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा कोई आपको जो है चीज़ों की ज़रूरत है समझाने की। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि जो भी अमाउंट है वो अमाउंट बताइए। सबसे पहले मुझे अमाउंट बताइए, ये तो अभी डिवाइड बाई है, सब कुछ करके मुझे बताइए सर रूट के अंदर कितना एग्जैक्ट अमाउंट है वो बताइए। कहता है कि सर जी रूट के अंदर आपके पास में, रूट के अंदर 1 लाख डिवाइड बाई 2500, रूट के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट 40 है। ठीक है सर, अमाउंट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर पाएंगे। कहता है कि सर एग्जैक्ट आपके पास में अमाउंट कितना है सर, 40 है। ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है, जो भी आपके पास में, लेकिन पूरे का पूरा सॉल्व करके रूट के अंदर एक अमाउंट कितना आया वो हमें बताइए बस। पॉइंट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट में तो पॉइंट में लिखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तो 40 है आपके पास में, तो 40 को क्या करना है सर, कैलकुलेटर में 40 लिखना है और कहता है 12 टाइम आप जो है रूट का बटन प्रेस करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद कहता है -1 करना है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ ईयर, नंबर ऑफ़ ईयर इस बार 25 है तो डिवाइड बाई 25, +1 करेंगे और इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास में आंसर आएगा, ये रूट का आंसर जो है सॉल्व होके आ जाएगा 1 पॉइंट आपके पास में 15907। ठीक है, और -1 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा सर, 0.15 आपके पास में 0.15907, या फिर परसेंटेज में कहे और कहता है 15.15
907 या फिर 91 भी कर सकते हैं राउंड फिगर आपके पास में, ठीक है। तो ये भी आपके पास में हो सकता है। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन का आंसर भी आ चुका है, ठीक है। सॉल्यूशन का लास्ट आंसर आपके पास में आ चुका है और काम खत्म, ठीक है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, इसलिए डायरेक्टली मैंने सोल्व कर दिया। इस चीज़ को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो फिर अभी क्या है एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो एक बार मैं सॉल्यूशन में देख लेता हूँ क्या इनका भी आंसर यही आ रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है सर, अलग तरीके से कैलकुलेशन किया है। इतना कैलकुलेशन एग्ज़ाम में हम नहीं करेंगे। आपके पास में मैंने एक फार्मूला बताया, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये फार्मूला मैंने नहीं बनाया है, ये बेसिकली बीकॉम लेवल पे जो आपके पास में या फिर फाइनेंस लेवल पे जो आपके पास में बुक्स होती है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर आपको ये फार्मूला ऑलरेडी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आईसीएम मॉड्यूल में ये फार्मूला नहीं यूज़ करा गया, लेकिन हम ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसके लिए आपके पास में फार्मूला है, तो बिल्कुल यूज़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनेंस लेवल पे आप जो बुक्स होती है स्पेसिफिकली फाइनेंस की बुक्स वगैरह वगैरह, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है आपके पास में। तो कहता है कि सर जी कितना आंसर आ रहा है आपके 15.89, ठीक है, हमारा 15.90 आया, ठीक है। क्या अलोएबल आंसर इज़ यस। देखिए पॉइंट के बाद 2-3 पॉइंट तो चेंज होते ही रहेंगे। अभी आपके पास में अभी हमने वो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि सर पॉइंट्स में तो चेंज होते रहते हैं और वो अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है और पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है तो वो बिल्कुल अलोएबल है। बस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आपने कर रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख लेना था और यहाँ पे 2500 ऊपर ले लिया और नीचे 1 लाख ले लिया और कैलकुलेशन पूरी की पूरी गलत कर दी है, तो फिर आपका कैलकुलेशन कैसे सही माना जा सकता है? तब वो आपकी चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सब कुछ सही है, बस पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 91, ठीक है। यहाँ पे 89 है, आपका आ रहा है मान लीजिए 95 आया, ठीक है, 0.95, तो 15.95 आया, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है आपके पास में, ठीक है। कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है सर। तो ये चीज़ भी आपके पास में ज़ीरो कूपन बॉन्ड की काम ख़त्म, ठीक है। अब मैं आपको बॉन्ड से रिलेटेड एक और चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। बॉन्ड से रिलेटेड एक और चीज़ कहता है अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड का फॉर्मूला था, अब हम पढ़ते हैं अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। कहता है कि सर जी हम बॉन्ड्स को अमर्टाइज करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से और स्पेसिफिक अमाउंट के हिसाब से। मैं अभी समझाता हूँ। कहता है कि सर जी यहाँ पे आपके पास में कहते हैं अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, आप हेडिंग देंगे आपके पास में अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अमर्टाइजेशन ऑफ आपके पास में बॉन्ड। तो बॉन्ड से रिलेटेड 2 टॉपिक है आपके पास में इस चैप्टर के अंदर जो आपके पास में कंप्लीट हो जाएंगे इसी के साथ, ठीक है। बॉन्ड से रिलेटेड 2 ही टॉपिक है आपके पास में और ये आपके पास में सेकंड टॉपिक और आपके पास में काम खत्म। तो बॉन्ड से रिलेटेड याद रखने वाली बातें 2 ही है, एक अमर्टाइजेशन और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। 2 ही आपके पास में क्वेश्चन, दोनों में से बॉन्ड से रिलेटेड दोनों में से एक ही आएगा आपके पास में। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास में अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। इसमें क्या होता है सर, अमर्टाइजेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे आपका पास में रिडीम करना, ठीक है। रिडीम आपके पास में धीरे धीरे करना। बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने कोई बॉन्ड इशू करा है, फॉर एग्जांपल आपके पास में है हमने बॉन्ड इशू करा है, ठीक है, और बॉन्ड को हमें रिडीम करना है। फॉर एग्जांपल हमने इशू करा है 2500 में, ठीक है, और हमने वादा किया है कि सर जब हम रिडीम करेंगे आपके पास में, सर जब हम रिडीम करेंगे, ठीक है, तो उसे हम करेंगे आपके पास में, मान लेते हैं रिडीम तो नहीं, बेसिकली रीपे वर्ड यूज़ करेंगे सर। तो जब हम रीपेमेंट करेंगे इसका, ठीक है, रीपे जब हम करेंगे तो वो करेंगे आपके पास में रुपीज़ 3000 पे, मान लेते हैं, चलिए 3000 पे हम रीपे करेंगे, ठीक है। ये रुपीज़ 2500 में इशू किया था और रीपे कितने में करेंगे, 3000। फॉर एग्जांपल हमने ये 5 साल के लिए रखा है, 5 साल के लिए, ठीक है। बॉन्ड कितने साल के लिए, 5 साल। तो 5 साल जैसे ही ख़त्म होते हैं हम कितना पेमेंट कर देंगे, 3000। अगर ऐसा है
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। लेकिन इससे रिलेटेड यहाँ पे दिक्कत तब आती है कि जब इसका अमोर्टाइजेशन आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। जब इसका अमोर्टाइजेशन नंबर ऑफ़ ईयर के हिसाब से किया जाता है तब यहाँ पे देखना पड़ता है क्या है सर इसका। कहते हैं कि सर जी जब अमोर्टाइजेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि सर 5 साल की लाइफ है ना, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 साल की लाइफ है, ठीक है। 3 साल की लाइफ है आपके पास में, 3 ईयर, तो 3 साल बाद 3000 पे करना है। कंपनी ने कहा सर इस तरीके से नहीं करेंगे हम। कंपनी ने कहा कि सर जी हम 3000 लास्ट में एक साथ नहीं पे करेंगे, हम आपको हर साल थोड़ा थोड़ा पे करेंगे, ठीक है, हर साल थोड़ा थोड़ा पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास में ईयर कितने हैं सर, ईयर 1, 2 और 3, 3 साल है सर, 3 साल है, ठीक है सर, 3 साल है आपके पास में। और आपके पास में पेमेंट करने के लिए कितना अमाउंट है, 3000। तो हमने क्या किया कि सर कंपनी ने आपको कहा कि सर अमाउंट हम हर साल के एंड में आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करते जाएंगे, ताकि हम हमारे पास में एट द एंड ऑफ द जो लाइफ है बॉन्ड की, एक साथ बर्डन हम पे ना आए। हम आपको साथ साथ पेमेंट करते जाएंगे, जैसे ही साल ख़त्म होता है आपको पेमेंट कर देंगे। जैसे कि आपके पास में जैसे रेंट में होता है, मंथली रेंट होता है, आप जो है अपने जो मालिक है, ठीक है, जो घर के मालिक है, उनके साथ बातचीत करके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि सर एक साल ख़त्म होगा साथ में ही पेमेंट कर दूंगा, या फिर हो सकता है मंथली पेमेंट कर दे, ठीक है। मंथली पेमेंट ही आपके पास में मांगा जाता है नॉर्मली, क्योंकि बर्डन फिर लास्ट में एक साथ ना आए, ठीक है, और लास्ट में हो सकता है आप ना पेमेंट करें वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इसके लिए आपके पास में क्या होता है कि सर हर साल यहाँ पे आप पेमेंट करिए, इस तरीके की बॉन्ड में बातें कर दी जाती है। रेंट में जैसे मंथली बातें करते हैं, यहाँ पे आपको कहा गया है कि जब जितनी भी लाइफ है ना, उस लाइफ के हिसाब से कुछ अमाउंट डिसाइड कर दो, और उस अमाउंट के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके चलो, ताकि एट द एंड ऑफ द लाइफ आपके पास में बर्डन पूरे का पूरा ना आए। तो ठीक है सर, कहता है कंपनी और जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उन सब ने मिल के यहाँ पर डिसाइड किया कि सर ईयर 1 जैसे ही ख़त्म होगा आप हमें मान लीजिए 1500 पे कर दीजिए, ठीक है। ईयर 1 ख़त्म होते 3000 में से 1500 आप जो है मुझे पेमेंट कर देंगे, ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि ये जो पेमेंट करना है, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है। प्रिंसिपल अमाउंट में 1500 फर्स्ट ईयर के एंड में, यहाँ पे एंड की बात हो रही है। ओबियसली स्टार्टिंग में नहीं होता है, कोई भी चीज़ आप रेंट देख लो एंड में ही होती है, ठीक है। जैसे ही साल ख़त्म होता है, जैसे ही मंथ ख़त्म होता है, उस हिसाब से पेमेंट होता है। स्टार्टिंग में कौन पेमेंट करेगा, ठीक है, तो एंड की बात होती है सर। तो एंड में आप 1500 पे कर देंगे। इसके बाद कहता है कि सर सेकेंड ईयर के एंड में आप 500 पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बर्डन कम कर देते। और लास्ट ईयर जैसे ही एंड होगा तो बॉन्ड की लाइफ भी ख़त्म, और आपको सिंपली पे कितना करना पड़ेगा, 1000, क्योंकि आप जो है धीरे धीरे करके पे कर दिए, तो आपके पास में पूरा बर्डन नहीं रहेगा 3000 पे करने का। तो टाइम टू टाइम पेमेंट करने के लिए यहाँ पे कहा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि अमोर्टाइज कर रहे हैं नंबर ऑफ़ ईयर के हिसाब से, ठीक है। और ये अमाउंट जो है किसी भी तरीके से हो सकता है इक्वल अमाउंट कर दे, मान लेते 1000 1000 1000 भी हो सकता है, मान लेते 1500 500 1000 हो सकता है, या फिर 1000 500 1500, वो क्वेश्चन देगा आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अमोर्टाइज यहाँ पे इसको कहा जाता है। ध्यान रहे सर, बॉन्ड एक तरीके का डेप्थ है, और डेप्थ पे ध्यान रहे इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है। जैसे डिबेंचर पे करते हैं, ये उसी तरीके का ये चीज़ होती है बॉन्ड भी, जिसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ये क्या पे कर रहे हो सर, ये क्या पे किया सर आपने, ये तो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे किया 3000, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो 2500 में इशू किया था और 3000 उसके बदले देने थे, वो आपने पे किया। सर जी क्या बॉन्ड होल्डर जो है क्या इतना लेके चले जाएंगे, आंसर इज़ नो। वो कहेंगे कि सर प्रिंसिपल अमाउंट तो चलो ये ठीक है आप पे कर रहे हो हर साल, ठीक है, इतना इतना, लेकिन सर इंटरेस्ट भी तो लेंगे, इंटरेस्ट भी तो लेंगे सर। कहते हैं सर इंटरेस्ट कितने पे लेंगे, सर इंटरेस्ट कहेंगे पूरे के पूरे 3000 पे तीनों साल दे दीजिए। कंपनी ने कहा ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे। कहते हैं कि चलो पहले साल तो मैं 3000 पे दूंगा, क्यों, क्योंकि पहले साल जो है ईयर एंडेड तक, फर्स्ट ईयर एंडेड तक 3000 आपका मेरे पास पड़ा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर पहले साल फर्स्ट ईयर के एंड में 3000 पे इंटरेस्ट दे दूंगा, 3000 पे इंटरेस्ट दे दूंगा इंटू जितने भी परसेंट के बॉन्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6% के बॉन्ड है, तो इस पर 6% का इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है, जो भी अमाउंट आया। तो कहते हैं 3000 इंटू 6% करिए, कहता है 180, तो 180 रुपये देंगे इंटरेस्ट का। और आपके पास में फर्स्ट ईयर के एंड में टोटल पेमेंट बनता कितना है, 1500 तो प्रिंसिपल का देना है,
180 इंटरेस्ट का दूंगा, तो कहते हैं 1500 प्लस 180 1680 1680 आपके पास में, ठीक है। इतना रुपीज़ आपको पेमेंट करने लायक है, ये हम पे कर देंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है, क्योंकि 1500 तो प्रिंसिपल का था, इंटरेस्ट का देना है। कहते हैं जैसे कि दूसरे साल का एंड आया, ठीक है, तो मैं 500 देने चला गया, मैं मतलब कि कंपनी किसको सर, बॉन्ड होल्डर को 500 रुपये दिए, तो बॉन्ड होल्डर मांगने लगे सर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा इस साल का। तो मैंने कहा 180 दिया था ना, तो बोले कि वो पिछले साल का था, इस साल का कौन देगा सर। हमने कहा ठीक है, हाँ हाँ सही है, इस साल का तो बाकी है ना, इस साल का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, जब तक अमाउंट आपके पास में रहेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि लोन में होता है, जब तक लोन पे नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर। तो हम इंटरेस्ट पे करने चले, तो हमने कहा कि सर, बॉन्ड होल्डर को कहा हमने कि बताइए कितना इंटरेस्ट है। कहते हैं सर 180 देना है। तो हमने कहा सर 180 कैसे। कहते हैं कि सर 3000 इंटू 6% 180। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि सर आपके पास में 180 देना है। क्या कहा सर 180। हमने कहा सर 180 कैसे। कहते हैं कि सर 3000 रुपीज़ इंटू 6% और आपके पास में 180 इंटरेस्ट। सीधी सी बात है सर, ठीक है। कंपनी ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। कहते हैं कि सर जी फर्स्ट ईयर के एंड में 1500 रुपये तो प्रिंसिपल का ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, 1500 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। जो चीज़ पे हो चुकी है उस पर इंटरेस्ट हम थोड़ी ना देंगे। जो अमाउंट आपको ऑलरेडी पहुँचा दी गई है, जो अमाउंट हमारे पास में है ही नहीं आपका, ठीक है, उस पर हम इंटरेस्ट कैसे देंगे। आपके पैसे हमारे पास होते तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता ना। आपका 1500 रुपये तो हमने पे कर दिया, ठीक है। तो अब बचता किस पे है सर, बचता कितना है सर। 3000 में से 1500 ऑलरेडी पे हो चुके हैं, आपके पास में बचता कितना है सर, 3000 माइनस 1500। कहते हैं कि 1500 अब बचे, तो कहता है कि सर इंटरेस्ट भी 1500 पे देंगे, 3000 पे थोड़ी ना देंगे। तो इंटरेस्ट भी कितने पे बनेगा सर, 1500 पे बनेगा, ठीक है। तो 1500 इंटू 6%, ठीक है सर, 1500 इंटू 6% 90 रुपीज़ आएगा। 180 थोड़ी ना देंगे, बेवकूफ़ थोड़ी ना है, ठीक है। जो पे कर दिया उस पर इंटरेस्ट कहाँ से पे बनेगा सर, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट पे कर दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। सॉरी, जो अमाउंट पे कर दिया उस पर कहाँ से इंटरेस्ट बनेगा। तो कहते हैं कि सर 500 और प्लस 90, तो 590 रुपीज़ देने हैं हमको, 590 रुपीज़ देने हैं सर जी। क्लियर है सर, क्लियर है आपके पास में। कहते हैं कि अब नेक्स्ट थर्ड ईयर का एंड आया और 3 ईयर का एंड, मतलब कि बॉन्ड का भी काम ख़त्म। तो लास्ट ईयर आपके पास में आया, लास्ट पेमेंट करनी है। 1000 लेके गया था सर जी, कहा कि इंटरेस्ट पे करोगे, बिल्कुल पे करेंगे, क्यों नहीं पे करेंगे। कहता है इंटरेस्ट कितने पे बनेगा। क्या इस बार कहा कि बॉन्ड होल्डर कहते हैं कि सर आप यहाँ पे अक्लमंद है, आप ही बता दीजिए कितना पे करना है, हमको तो नहीं आता ये सब कुछ। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1500 हमने फर्स्ट ईयर में पे कर दिए, ठीक है, तो अब उस पर इंटरेस्ट कोई बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। सेकेंड ईयर में हमने 500 भी पे कर दिया, तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये थर्ड ईयर का एंड है। थर्ड ईयर में आपके अमाउंट कितना रहा हमारे पास सर, रिमेनिंग आपके पास में रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा सर, 500, ठीक है। सॉरी, आपके पास में कितना रहा, 1000। तो 1000 रुपये पे इंटरेस्ट बनेगा सर जी, ठीक है। तो 1000 इंटू 6%, 1000 इंटू 6% आपके पास में कितना बनेगा सर, 1000 इंटू 6%, मतलब कि 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ पे कर देंगे, आपके पास में आ जाएगा सर 1060, ठीक है। तो टोटल पेमेंट कितना बनता है सर, ये आपके पास में टोटल पेमेंट बनता है, ठीक है। टोटल आपके पास में ये पेमेंट बनता है। क्लियर सर, एकदम क्लियर। ओके, तो इसे कहते हैं सर अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। कि आपके पास में क्या होता है कि सर एक साथ हम पेमेंट नहीं करते, इसकी जो लाइफ होती है उसके हिसाब से कुछ अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, वो अमाउंट भी पे करेंगे। इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली पे करना ही करना है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट उस पर पे नहीं होगा अगर आपने कोई अमाउंट पे कर दिए। अमाउंट पे कर दिया तो ऑब्वियसली दिमाग लगाने वाली बात है कि उस पर इंटरेस्ट थोड़ी ना पे करेंगे। जो पे कर दिया है ऑलरेडी उस पर इंटरेस्ट थोड़ी ना बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक और कंसेप्ट पढ़ाना है, लेकिन वो क्वेश्चन रीड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। पहले इतनी सी चीज़ समझ में आई, ये अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का यहाँ पे कंसेप्ट था, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड के लिए कंसेप्ट आपके पास में क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे बेसिकली, तो फॉर्मूला लिखने लायक नहीं है। कंसेप्ट पे आइए, फिर यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं बताऊँगा, समरी बुक में क्या लिखना है वो मैं बताऊँगा। हेडिंग दे दिया आपने, ठीक है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है देखिए ज़रा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है आपके पास में कि
कंपनी का नाम है कुछ RBML, कहता है कि प्रपोजिंग टू सेल 5 ईयर आपके पास में बॉन्ड है। हमने एग्जांपल लिया उसमें 3 साल था, यहाँ पे 5 साल के बॉन्ड है, मतलब कि 5 साल के बाद क्या करना पड़ेगा सर, पूरा अमाउंट रिपे करना पड़ेगा। तो 5 साल वाले बॉन्ड्स है आपके पास में बॉन्ड्स, ठीक है। कहता है कि ऑफ 5000 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 2500 वाले थे, इशू किए थे। ये कहता है 5000 में हमने इशू करे, ठीक है सर। कहता है कि सर जी, कहता है 8% वाले हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, और कहता है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वैसे भी पर एनम ही होता है। और कहता है कि सर जी इसे अमोर्टाइज करना है इक्वली ओवर द ईयर, मतलब कि कहता है कि हमने इशू भी 5000 में किया होगा, रिडीम भी, रीपे भी आपके पास में 5000 में करेंगे, और इसका अमोर्टाइजेशन इक्वली करेंगे, इक्वली ओवर द ईयर। हमारे एग्जांपल में तो डिफरेंट अमाउंट थी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है सर, डिफरेंट अमाउंट दे सकता है, हो सकता है इक्वली ओवर द ईयर कह सकता है। इक्वली मतलब कि 5000 डिवाइड बाई 5, मतलब कि हर साल 1000 इक्वल अमाउंट बेसिकली, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो डिसाइड करेंगे, वैसे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। कहता है कि कैलकुलेट करिए बॉन्ड्स का प्रेजेंट वैल्यू, ये वर्ड नया आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। कहता है कि आपके पास में एक्सपेक्टेड जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% है। ये भी आपके पास में नया वर्ड आ गया। 2 नए वर्ड आपके पास में देखने को मिले। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, और दूसरा आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 6% है, ठीक है। अभी तक तो हम जो रेट पढ़े थे, ठीक है, पूरे चैप्टर में 2-3 तरीके के रेट पढ़े। सबसे पहले टैक्स वगैरह का, दूसरा इंटरेस्ट वगैरह का, ठीक है। वैसा ही कुछ पढ़ा हमने कि ये जो 8% है इसको हमें पहचानते हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट आपके पास। लेकिन ये रेट ऑफ रिटर्न, जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या होता है, 6%, ठीक है, ये नहीं पता। सर प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये भी नहीं पता। बेसिकली आपने पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू, फाउंडेशन लेवल पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके चैप्टर था, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके चैप्टर था जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को डिटेल में पढ़ चुके हैं आप। वही चीज़ यहाँ पे है आपके पास में। तो यहाँ पे तो कहा जाता है कि ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ के आ रहा है आपके पास में, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं कि क्या चीज़ होती है प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 जरा सा सबसे पहले रेफरेंस दे दीजिए, मैं भूल जाऊँ इससे पहले, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस देना है क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली लॉजिकली आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल तो समझा ही चुका हूँ, वही क्वेश्चन आपके पास में है इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो सर जी इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको देख लेना है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसका रेफरेंस है, उसको एक बार देख लेंगे काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसके लिए आप देख लेंगे, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, अच्छा, इसमें मैं समझा रहा था अभी कि आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है सर। कहते हैं कि सीधी सी बात है जी कि समझिए कंपनी जो है फॉर एग्जांपल चाहती है आपके पास में, कंपनी चाहती है कि सर कॉस्ट निकाले, सर कंपनी चाहती है एक कॉस्ट निकाले, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड आपके पास में कॉस्ट चाहती है निकालना, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड की यहाँ पे चीज़ें निकालना चाहती है, अमाउंट निकालना चाहती है, परसेंटेज निकालना चाहती है। बेसिकली कॉस्ट है तो परसेंटेज निकलेगा, ठीक है सर। कहते हैं कि सर जी आपके पास में बॉन्ड्स है, अभी हमने इशू करे, ठीक है, और इशू हमने कितने में करे थे, हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमने दिया था 2500 में, ठीक है। और रिडीम कितने में होने वाले थे सर, रीपेमेंट आपके पास में 3000 में होने वाले थे। कहते हैं कंपनी जैसे ही आपके पास में ये टाइम लाइन है, आज इशू करें और फ्यूचर में आपके पास में क्या होने वाला है सर, इसका पेमेंट होने वाला है, ठीक है, 3 साल बाद। कहते हैं कि जैसे ही फर्स्ट ईयर का एंड आएगा सर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एंड आएगा आपके पास में, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा सर 1500 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है आपके पास में। कहता है कि सेकेंड ईयर का एंड आएगा, तो सेकेंड ईयर के एंड में आपको जो है हमने कितना डिसाइड किया था, 500 रुपये आपको पे करना है। और थर्ड ईयर के एंड में आपके पास में, ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में आपके पास में कहता है आपके पास में ये 600 जैसा दिख रहा है ना, सही कर देते हैं, 500 है, ठीक है, 500। और यहाँ पे आपके पास में जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया कितना सर, 1000 आपके पास में पेमेंट करेंगे। कहते हैं ये तो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस आपको इंटरेस्ट भी पे करना है आपके पास में हर साल, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो सीधी सी बात है सर 3000 रुपीज़ पे करना है,
ठीक है। ये इशू प्राइस है, इशू प्राइस का कोई रेलेवेंस नहीं है आपके पास में। कहता है सर कितना देना है वो चीज़ बनती है। सर 3000 पे करना है, ठीक है सर 3000 पे करना है तो उस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है सर 3000 पे करना है तो 3000 सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में तो पूरा 3000 आपके पास ही था, ठीक है। 3000 पूरे के पूरे रुपीज़ आपने यूज़ करे तो 3000 पे आपके पास में बनेगा। हमने कहा 6% वाले बॉन्ड्स थे, ठीक है, तो 6% वाले बॉन्ड्स था तो आपके पास में 3000 इंटू 6% था, 180 यहाँ पे बना था, ठीक है। यहाँ पे कितना बना था, 500 रुपये आपने जो है पे करे और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करने वाले थे। 3000 माइनस 1500 जो पे कर दिया उस पर तो नहीं बनेगा, तो रिमेनिंग कितना बना सर 1500, 1500 पे 6%, कहता है 90, ठीक है। वही एग्जांपल वापस से लिख रहा हूँ टाइमलाइन बेसिस पे। और फिर आपके पास में 1000 बचा, 1000 पे करेंगे और 1000 पे जो 6% इंटरेस्ट बचेगा वो आपके पास में पे होगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल अमाउंट पे करना कितना है एट द एंड ऑफ दी हर एक ईयर, ठीक है, एवरी ईयर आपके पास में कितना बनेगा वो आपके पास में बनेगा। तो टोटल कर दीजिए, सबका टोटल लिख दीजिए। यहाँ पे 1680 पे करना है फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। यहाँ पे 590, 590 और यहाँ पे 1060, ठीक है। तो ये आपके पास में नेट अमाउंट, आपके पास में एग्जैक्ट अमाउंट आ गया है कि एग्जैक्टली आपको पे करना कितना है। आपके पास में बड़ा ही क्लियर हो चुका है अब अमाउंट कि फर्स्ट ईयर एंड होता ही आपके पास में जैसे ही एंड होगा 1680 पे कर दो, काम खत्म हो गया, इंटरेस्ट के साथ सब कुछ हो गया। सेकेंड ईयर एंड होगा 590 और आपके पास में थर्ड ईयर एंड होगा तो 1060 आपके पास में, ठीक है, पे कर दो, काम खत्म हो जाएगा बॉन्ड का, ठीक है सर। कहते हैं कि सर जी कंपनी तो आज यहाँ पे खड़ी है, कंपनी कहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे, ठीक है, कंपनी यहाँ पे खड़ी है, बिल्कुल सर। कहते हैं कि सर जी ये तो फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो आप, बिल्कुल सर फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है। कहता है कि सर फर्स्ट ईयर हो, ठीक है, आने वाला फर्स्ट ईयर जो है इस साल, ये जो आपका अभी साल चल रहा है, ठीक है, तो साल जैसे ही ख़त्म होगा वो फर्स्ट ईयर का एंड माना जाएगा, वहाँ पे हमें 1680 पे करेंगे हम फ्यूचर में, ठीक है। इसके बाद जैसे ही सेकेंड ईयर ख़त्म होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में 590 और फिर थर्ड ईयर जैसे ख़त्म होगा तो फ्यूचर में हम थर्ड ईयर जैसे ही ख़त्म होगा 1060 पे करेंगे। मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कंपनी तो यहाँ पे अभी खड़ी हुई है और यहाँ पे कॉस्ट जानना चाहती है कि सर जी जो फ्यूचर में हम रीपे करने वाले हैं 3 साल बाद जो ये इसका रीपेमेंट होने वाला है उसकी आज कॉस्ट हमें जाननी है सर, आज कॉस्ट। ये तो फ्यूचर में पे करने वाले ये सारा अमाउंट, ठीक है, लेकिन कॉस्ट कंपनी आज ही जानना चाहती है। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो गई सर। क्या दिक्कत है सर, दिक्कत क्या है सर, सीधी सी बात है सर, इसका टोटल लगा दो ना, इसका टोटल लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि सर एग्जैक्ट अमाउंट पे कितना करना है, काम खत्म हो गया सर, इसमें क्या ही जानना है सर, ये आपकी कॉस्ट हो गई। लेकिन सर ऐसा है नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं है? सिंपल सी बात समझिएगा सर, सिंपल सी बात समझिएगा। कहते हैं कि सर जी आपके पास में कॉस्ट जानना चाहती है, ठीक है कॉस्ट हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, लेकिन कहते हैं आपके पास में कि फ्यूचर में पे करने वाले हैं जो अमाउंट जैसे कि 1680, 590 और 1060, लेकिन क्या सर फ्यूचर में जो पेमेंट होने वाला है उसकी आज की वैल्यू वही रहेगी क्या? मतलब कि फॉर एग्जांपल बात करूँ सर, आज से मैं कहूँ सर 20 साल पहले, ठीक है, आज हम यहाँ पे हैं सर, ये आपके पास में प्रेजेंट है, आज हम यहाँ पे हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हम यहाँ पे खड़े हैं आज, ये रहे हम, ये आपके पास में हमारा फ़ोटो, ठीक है, ये रहे हम, देख लीजिए, ठीक है, आज हम यहाँ पे खड़े हैं। कहते हैं कि सर आज से 20 साल पहले, ठीक है, आज से एकदम पीछे 20 साल पहले जाएंगे, ठीक है, 20 साल पीछे, कहता है 20 ईयर अगो आपके पास में, 20 ईयर अगो, ठीक है, 20 साल पहले की बात करूँ, एक बिस्किट आपको देखने को मिलता था जो आज भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है पार्ले जी, ठीक है, जिसका नाम आपके पास में है पार्ले जी, ठीक है, कुछ स्पेलिंग तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, इनका क्या रहता है सर, इसका ही कुछ ऐसा ही कोई यहाँ पे पार्ले जी करके है, ठीक है, तो पार्ले जी आपके पास में है, यहाँ पे बिस्किट आपके पास में, ठीक है। आज से 20 साल पहले भी ये पार्ले जी जो है 5 रुपये का मिला करता था, ठीक है, आज भी 5 रुपये का ही मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात, आंसर इज नो, आज भी 5 रुपये का मिलता है। कहते हैं कि सर जी पहले आज से 20 साल पहले जो पार्ले जी मिलता था उसकी साइज़ अगर मैं बात करूं, उसकी साइज़ में बात करूं तो कहता है कि सर जी इतनी साइज़ थी, इतना बिस्किट था वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इतना बड़ा बिस्किट था।
ये आपके पास में पाल लीजिए, देखो इसके अंदर बिस्किट भी है, ठीक है, ये आपके पास में पाल लीजिए। इतना बड़ा आपके पास में मिलता था। आज 20 साल बाद अगर बात करें तो 5 रुपये में बिस्किट मिलता है, ठीक है, लेकिन वो मिलता है सर इतना सा, ठीक है, इतना सा बिस्किट मिल रहा है अभी 5 रुपये में, क्लियर, और उसके अंदर इतने से बिस्किट होते हैं। तो कहते हैं कि सर जी 20 साल पहले इसका पैकेट जो है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है, 5 रुपये में मिलता था, आज भी वो 5 रुपये में मिल रहा है, लेकिन उसका पैकेट जो है कम हो गया। मैं कह रहा हूँ सर जी इतना ही बड़ा पैकेट मुझे आज परचेज़ करना है, इतना ही मुझे आज परचेज़ करना है, कितने में पड़ेगा? कहता है कि अगर यही पैकेट आप परचेज़ करना चाहते हो इतना ही बड़ा, ठीक है, यही आप जो है अगर पैकेट परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो कितने में पड़ेगा? तो कहता है आज अगर प्रेजेंट की बात करें यही पैकेट आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसको आपको परचेज़ करने के लिए मान लेते 15 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो सर आज के 15 रुपये मतलब कि 20 साल पहले के 5 रुपये अगर आप देखें तो सर सही कंपैरिजन अब हो रही है। 5 रुपये का पहले मिलता था, 5 रुपये का आज मिल रहा है, ये कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि पहले 5 रुपये में इतना बड़ा बिस्किट मिलता था, आज यहाँ पे इतना सा मिल रहा है, ठीक है। तो सही कंपैरिजन कब होगी? जब क्वांटिटी इक्वल होगी और उसकी प्राइस चेक करी जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि सर प्राइस जो है वो बदली है, ठीक है, प्राइस और ज़्यादा महंगा हो गया है प्रोडक्ट, ठीक है। आज वही उतना ही मुझे क्वांटिटी बिस्किट जो है वो 15 रुपये में मिल रहा है, आज से 20 साल पहले वो 5 रुपये में मिला करता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कहते हैं कि सर जी अगर हम यहाँ पे चीज़ें अगर देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 20 साल पहले यहाँ पे खड़े होते और हमने यहाँ पे जान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे भविष्य की जो है अनुमान तो लगाते ही है कि सर फ्यूचर में महंगाई बढ़ेगी या फिर कम होगी वगैरह वगैरह चीज़ें। तो कहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं आज, ठीक है, और हमने अनुमान लगाया कि सर फ्यूचर में 15 रुपये का बिस्किट हो जाएगा, मतलब कि 5 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 15। 5 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 15 रुपये हो जाने वाली है 5 रुपये की वैल्यू, ठीक है सर। तो 5 रुपये की वैल्यू 15 हो जाने वाली है। तो कहते हैं कि सर जी फॉर एग्जांपल 5 रुपये की वैल्यू 15 होगी, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ सर 5 रुपये हमें नहीं पता। हम कहते हैं कि सर फ्यूचर में इस बिस्किट की वैल्यू 15 हो जाने वाली है, तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी ये हमें जानना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि सर आज की वैल्यू 15 की 5 है आज की वैल्यू, ठीक है, लेकिन आज हमें जानना है सर, तो कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास में हेल्प करता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। ये आपके पास में कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई अमाउंट है, फ्यूचर में कोई अमाउंट है, ठीक है, 15 रुपये, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, जो बदल देते हैं थोड़ा सा, कहते हैं प्रेजेंट हमारा आज ये है, ठीक है, आज हम यहाँ पे खड़े हैं और 20 साल बाद हमारा ये बिस्किट वगैरह का हम जो है कंपैरिजन करके हमने पता लगाया कि सर 15 रुपये का हो जाएगा बिस्किट, ठीक है, आज 5 रुपये का है और 15 रुपये का, ठीक है। तो सर जी कहते हैं कि सर ये तो चलो एग्जाम्पल है, लेकिन हम तो बड़े बड़े लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। सर जी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हमें 2 लाख रुपए देने वाला है, आज हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो कहते हैं हमें चेक करना पड़ेगा कि सर फ्यूचर के 2 लाख मतलब कि आज के कितने, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं छोटा सा अमाउंट कि फ्यूचर पे 15 रुपये मतलब कि आज की कितने सर, आज की कितने, ठीक है। अगर वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्रेजेंट वैल्यू इसकी मिल जाती है, इसलिए इसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट में वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फ्यूचर की अमाउंट को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है आपके पास में। क्लियर है आपके पास में? अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा, अभी फ़िलहाल के लिए चलो ठीक है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, लेकिन समझ आ जाएगा। अभी हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इसके आसान होते हैं। कहते हैं कि सर जी आपके पास में मैंने कहा कि सर कंपनी है और कंपनी को फ्यूचर में 3 साल में कुछ पेमेंट करनी थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर जैसे ही फ्यूचर में एंड होगा आपके पास में 1680, 590 सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में 1060 रुपये आपके पास में पेमेंट करने हैं। कहते हैं कंपनी आज इसकी कॉस्ट जानना चाहती है। कॉस्ट परसेंटेज में भी हो सकता है, अमाउंट में भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है परसेंटेज में ही हो, अमाउंट में भी हो सकता है। कॉस्ट तो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, 500 रुपये में बेच रहे,
कोई आके हमें पूछा कि सर कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट 400 रुपये, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी कॉस्ट हमारे पास में 90% रहती है, 80% रहती है, ठीक है। 80% अपनी कॉस्ट है, 20% अपना प्रॉफिट रहता है, ऐसे भी कह सकते हैं। कॉस्ट परसेंटेज में भी होती है और अमाउंट में भी होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे डिबेंचर्स वगैरह की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला बेस हम सॉल्यूशन लाते हैं, इसलिए वहाँ पे हमेशा आपको परसेंटेज में चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे अमाउंट में आप जो है कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सारी की सारी चीज़ें आपके पास में अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए, ठीक है। तो अमाउंट में यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कहते हैं कि सर कॉस्ट कितनी पड़ी, तो यहाँ पे इस सम का टोटल लगा के हम ये नहीं कह सकते कि सर कॉस्ट आपकी इतनी है, नहीं जी, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आज के 5 रुपये हो सकता है फ्यूचर में 15 हो जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो आज जो आप ले पा रहे हैं, आज जो 5 रुपये में ले पा रहे हैं, फ्यूचर में वो 5 रुपये में नहीं मिलेगा, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो फ्यूचर में आप 1680 देख रहे हैं, ठीक है, क्या आज भी 1680 है इसकी वैल्यू? आंसर इज़ नो, इसकी वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल 1650 होगी, ठीक है। फ्यूचर में महंगाई की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 590 देख रहे हैं सेकेंड ईयर के एंड में, जो फ्यूचर में पे करने, लेकिन आज अगर पे करते हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। फॉर एग्जांपल 550 हो सकती है, ठीक है, जो फ्यूचर में आपको 590 पे करनी पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली ये चीज़ आप जो है देखते हैं लैंड परचेज़ करने में, हाउस परचेज़ करने में, आप देखते हैं कि जैसे ही उसके टाइम पीरियड निकलता जाता है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आज परचेज़ कर लेंगे तो कहता है 1 करोड़ में आपको हाउस मिल जाएगा। अगर 10 साल बाद परचेज़ करेंगे तो उसी हाउस के लिए 2 करोड़ पे करना पड़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर आज पे कर दो तो 550 पे करना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है। और आपके पास में फ्यूचर में 2 साल बाद आपके पास में एंड में पे करोगे तो 590। तो ये जो 550 जो मैंने कहा, ये हमें निकालना है सर, क्योंकि आज की वैल्यू हमें निकालनी है। आज हमें कितना पे करना पड़ेगा, अगर सारा पेमेंट आज मैं कर दूं तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये कॉस्ट निकालनी है हमारे को, ठीक है। सारा पेमेंट आज मैं कर दूं तो इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ये निकालनी है सर। तो कहते हैं कि सर इसे सिंपली कुछ नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर करना होता है, पीवी फैक्टर, ठीक है। पीवी फैक्टर, अब सर ये पीवी फैक्टर क्या है? पीवी फैक्टर कुछ नहीं है सर, आपके पास में एक परसेंटेज दिया जाएगा, जिसे हम रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होता है, ये अपने को फाइंड आउट नहीं करना होता है, अपने थोड़ी इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सर क्या रेट रहेगा वगैरह वगैरह, अपने को क्वेश्चन में गिवन होता है। तो रेट ऑफ रिटर्न दे सकते हैं वर्ड, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आपको दे सकते हैं सर डिस्काउंट रेट, ठीक है, डिस्काउंट रेट। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया आपके पास में 6% है, तो बस ये 6% जो रेट है ना, उसके पीवी फैक्टर निकाल लेने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू परसेंटेज है, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू परसेंटेज कहते हैं। इसका बस फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। बस फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं। सर ये फैक्टर कैसे निकलते हैं? फैक्टर का निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर की पावर n, 1/1 प्लस आर की पावर n। आर का मतलब ये रेट, आर का मतलब ये रेट। तो कहते हैं कि सर हर साल के लिए आपके पास में बदलता जाएगा। कहते हैं फर्स्ट ईयर के लिए आपको निकालना है, सेकंड ईयर के लिए निकालना है, 3 साल के लिए निकालना है। यहाँ पे 3 साल की लाइफ है तो 3 साल तक, तो 3 साल के पीवी फैक्टर निकालना है। फर्स्ट ईयर का कितना है, सेकंड ईयर का कितना है और थर्ड ईयर का कितना है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। कहते हैं कि सर फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर निकालिए, तो कहता है यहाँ पे 1/1 प्लस आर की पावर कितना है सर, पावर मतलब कि n का मतलब सर नंबर ऑफ ईयर, ये ईयर है, ईयर क्या कौन सा है सर 1, तो 1 करेंगे। और आर कितना है सर 6% है, तो कैलकुलेशन करिए सर 1 प्लस 6% मतलब कि सर यहाँ पे 1/1 प्लस 6% है ना, तो यहाँ पे आपके पास में 1.06 की पावर 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/1.06, तो आपके पास में आंसर आएगा सर जी 0.9433, ठीक है, 9। कहते हैं सर जी पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने हैं, यहाँ पे तो 10-15 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं कह दूँ कि सर पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 डिजिट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी 4 लिखता हूँ, चलिए।
ठीक है। आप चाहे तो 3 लिख सकते हैं, आप चाहे तो 4 लिख सकते हैं, आप चाहे तो 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 3 से कम मत लिखिए, मिनिमम 3 लिखिए। मैं रिकमेंड करता हूँ 4 लिखिए, ठीक है। अच्छा, पी फैक्टर कई बार क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर गिवन है तो फिर तो वही लेने, ठीक है। नहीं गिवन है तो हम कोई भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन इस तरीके से परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा ठीक है सर, अब नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा? सेम फॉर्मूला सर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, मतलब कि 6% है सर, 6%। पावर कितनी सर इस बार? कहता है सेकेंड ईयर है तो 2 पावर, ठीक है, 2 पावर। तो आपके पास में सर जी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% की पावर है 2, तो 1 प्लस 6% करेंगे और मल्टीप्लाई आपके पास में इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। पावर आपके पास में 2 है, मतलब कि मल्टीप्लाई और इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कि 1 डिवाइड बाई 1.1236, ठीक है। और ये आपके पास में डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 1.236, ठीक है, 1.1236। तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा कि सर 0.8899, ठीक है। अच्छा, ये सभी को सोल्व करना आता है, ये तो मैं मान के चलता हूँ सर, इतना तो कैलकुलेटर चलाना आता होगा कि सर 1 प्लस 6% मतलब कि कितना आता है सर 1.06। इसकी पावर 2 है तो कैसे सोल्व करते हैं सर? इंटू इक्वल टू, एक बार प्रेस करना है तो पावर 2 आ जाएगा। 1.06 इंटू 1.06 करें तो भी आंसर आ जाएगा, और 1.06 की एक इंटू इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो भी आपके पास में पावर आ जाती है, ठीक है। ये पावर 2 का मतलब क्या है सर? ये इंटू कर देना है, ठीक है। पावर 2 का मतलब क्या है सर? 1.06 इंटू 1.06, ये आपके पास में होता है। तो कैलकुलेटर में 1.06 इंटू 1.06 करिए तो भी आ जाएगा, या फिर इसका शॉर्टकट आपके पास में वे होता है 1.06 इंटू इक्वल टू, ये 2 बटन प्रेस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 1 डिवाइड बाई ये कर देंगे तो आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी। उसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए मुझे कैलकुलेशन करवाइए। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आर तो सेम रहेगा सर, 6% है, ठीक है सर। इस बार पावर 3 रहेगी थर्ड ईयर की कैलकुलेशन, ठीक है सर। कहता है 1 डिवाइड बाई, इसे सोल्व करिए, 1 प्लस 6% इंटू इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में इंटू इक्वल टू 2 टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 1.1910 ये आएगा, ठीक है। और ये अगर शॉर्टकट ट्रिक नहीं आती है तो आप यहाँ पे इस तरीके से करिए कि 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, ठीक है। तो 3 टाइम आप जो है यहाँ पे पावर 3 है, मतलब कि 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, तो भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस यहाँ पे क्लियर है। ओके सर, तो यहाँ पे इसे कर दीजिए सर 1 डिवाइड बाई इतनी चीज़ें, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है सर? 0.8396। सर जी एग्ज़ाम में इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है? ना रे ना, ठीक है ना रे दोस्त, ये थोड़ी ना कैलकुलेशन करनी होती है, ये थोड़ी ना कैलकुलेशन करनी होती है। अपने को तो क्या पता होना चाहिए सर, अभी शॉर्टकट बता देता हूँ, और एग्ज़ाम में भी यही शॉर्टकट यूज़ करना है, अभी शॉर्टकट बता देता हूँ। कैलकुलेटर लेके बैठे आप, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपके पास में, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए आप इसे ही, आप जो है ऐसे ही सोल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड थर्ड फिफ्थ जो भी आपके पास में, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए तो आप अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कैसा है सर? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6%, और पावर तो ऑलवेज आपके पास में फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 रहेगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए सर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% मतलब कि 1.06 इक्वल टू प्रेस करिए, ये आंसर आया आपके पास में, ठीक है। कैलकुलेटर में ऐसे ही आंसर रहने दीजिए इस चीज़ को, 0.943396 इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है सर। कैलकुलेटर में आपके पास में ऐसे ही रहने दीजिए इसको। अब जैसे ही आपको सेकेंड ईयर का चाहिए ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक बार इक्वल टू प्रेस करना है, एक बार इक्वल टू प्रेस करिए सिर्फ और सिर्फ, ये आंसर आ गया होगा 0.8899 इस तरीके से, ठीक है। थर्ड ईयर का चाहिए, एक बार और इक्वल टू प्रेस करिए, थर्ड ईयर का मिल जाएगा, ये आ गया होगा सर 0.8396, ठीक है। अगर यहाँ पे तो थर्ड ईयर तक ही है, फोर्थ ईयर का चाहिए तो एक बार और आप जो है प्रेस कर सकते हैं। फोर्थ ईयर का पे फैक्टर चाहिए तो एक बार और पे आपके पास में प्रेस करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.7920। तो सर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना, बिल्कुल ऐसे ही करना, शॉर्टकट वे में।
सबसे पहले के लिए तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% की पावर ऑलवेज 1 होती है, क्योंकि 1 के लिए 1 ही आपके फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। जैसे ही ये परसेंटेज मिल गया आपके पास में, ये अमाउंट आ गया, बस इक्वल टू जितने भी साल के लिए चाहिए प्रेस करते चलेंगे, काम खत्म। ठीक है, और आपके पास में ये पी फैक्टर मिल गए हर एक साल के, हर एक साल के पी फैक्टर मिल गए। पी फैक्टर उसी ईयर के आपके पास में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर ही मल्टीप्लाई होगा, इसे मल्टीप्लाई करने से इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का ही आपको पी फैक्टर चाहिए। अच्छा मैं बता दूं सर, पी फैक्टर ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर आप अमाउंट पे करने वाले, और पी फैक्टर भी एंड ऑफ द ईयर के लिए ही होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के एंड के लिए पी फैक्टर है, सेकंड ईयर के लिए एंड के लिए है, थर्ड ईयर के लिए एंड पे। इसे डिटेल में आपके पास में है, आपके पास में चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहाँ पे हम डिटेल में इसे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ ताकि वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि सर जी 2-3 बार बताऊँगा। ठीक है, ये 2-3 बार बताऊँगा, एक बार बताया मतलब ये ऐसा नहीं कि ख़त्म। अभी क्वेश्चन भी हम जो आपके पास में है वहाँ पे भी वापस से बताऊँगा ये चीज़, तो 2-3 बार रिपीट होगी तो चीज़ें दिमाग में ही बैठ जाएगी। ठीक है सर, उस साल का ही पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए सर। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर मुझे चाहिए, 6% क्वेश्चन में गिवन है, उस तरीके से पी फैक्टर निकालें और उसका मल्टीप्लाई करिए सर। 0 पॉइंट कितना था सर, 9433। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है सर, प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि आज की वैल्यू, इस साल की वैल्यू। ठीक है, आज की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ओके सर, इसके बाद कहते हैं सर इसका पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए सर। सेकेंड ईयर का पी फैक्टर कितना है सर, 0.8899। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका आपको जो है क्या मिल जाएगा सर, पी फैक्टर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट मिल जाएगा। बेसिकली पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है सर, कहते हैं कि सर थर्ड ईयर के लिए थर्ड ईयर का पी फैक्टर यूज़ करना। थर्ड ईयर का क्या है सर, कहता है 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे 0.8396। ठीक है, और थर्ड ईयर इसका एंड है, इसलिए फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर का कोई पी फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आज का वैल्यू मिलता जाएगा, यहाँ पे लिखते जाएंगे और टोटल कर देंगे। टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी बॉन्ड की, कितनी कीजिए ज़रा, 1680 इंटू 0.9433। तो कहते हैं आपके पास में इसका यहाँ पे अमाउंट आएगा 1584.77। ठीक है, प्लस कर देंगे सेकेंड ईयर का कितना प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रहा है बताइए सर। कहते हैं 590 इंटू आपको करना है 590 इंटू 0.8899। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 525.041। ठीक है, और प्लस आप थर्ड ईयर का करेंगे। थर्ड ईयर में आपके पास में है कितना सर, थर्ड ईयर में आपके पास में 1060 इंटू 0.8396। तो इसका आंसर आ जाएगा सर 889.976। अच्छा, यहाँ पे टोटल करने से अच्छा जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मेमोरी प्लस का क्वेश्चन, आपको मेमोरी प्लस का बटन दिख रहा होगा कैलकुलेटर में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं सर। ठीक है, मेमोरी प्लस में आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है, जिसका भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आपके पास में है, उस पर अगर मेमोरी प्लस बटन प्रेस करते हैं तो वो आपके पास में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही दूसरा में मेमोरी प्लस करेंगे वो चीज़ उसमें जाके ऐड हो जाती है और स्टोर हो जाती है। फिर जब भी मैं मेमोरी रिकॉल करूँगा सबका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैंने मेमोरी प्लस दबा रहा था तो डायरेक्ट आपके पास में देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1584.74। आप एक बार इसका टोटल कर लीजिए, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो सर मेमोरी प्लस का यूज़ कैसे होता है, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता, प्लेलिस्ट में इसका एक भी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, एक सेपरेट वीडियो वो ऐड कर दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, तो रूट का मैंने बना रखा है, मेमोरी प्लस का बना रखा है। ठीक है, तो दोनों ही मैं ऐड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में। रूट का तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, रूट को कैसे सोल्व करते हैं 5 स्टेप। मेमोरी प्लस का भी मैं ऐड कर रहा हूँ, अभी के अभी आप देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में अभी आप जाके देखेंगे तो भी मेमोरी प्लस का कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ मैंने बना रखी है। ठीक है, तो वो वीडियो आपके पास में है, वो चीज़ देख लेंगे, प्लेलिस्ट में ऐड कर रखिए। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे वो वीडियो आपको दिख जाएगा कि हाउ टू यूज़ करके कुछ है। मेमोरी प्लस का बटन मैंने फ़ोटो में लगा रखा है, तो आप डायरेक्टली उसको क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी प्लस को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गई सर, कॉस्ट आपके पास में आ गई बॉन्ड की आज की। ठीक है, तो इसे कहते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट आ गई, आज की कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट मतलब कि आज,
तो आज की कॉस्ट आपके पास में आ चुकी है। ये आंसर आपका, काम ख़त्म, काम ख़त्म। ठीक है जी, तो ये आपके पास में हो जाता है। सर जी यही क्वेश्चन आपके पास में इलस्ट्रेशन में भी है। इलस्ट्रेशन को एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सर इसी तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 था। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्वेश्चन बुक ओपन कर लेंगे अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हेडिंग दे देंगे। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास में हेडिंग दे देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है सर, यहाँ पे हेडिंग रहेगा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, इसे बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 को ओके डन। कहते हैं सर जी आपके पास में वैल्यू कितनी है सर, 5,000 पे करनी है 5 ईयर के एंड में। तो आपके पास में एन आपको कितना है सर, 5 साल, 5 ईयर। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज़ नो। कहता है कि सर जी 5 साल बाद आपको कितने पे करना है सर, ₹5,000। तो 5,000 आपके पास में अमाउंट कितना है सर, एग्जैक्ट टोटल अमाउंट कितना है सर, टोटल अमाउंट आपके पास में रुपीज़, आपके पास में टोटल अमाउंट कितना है सर, ₹5,000। ठीक है, टोटल अमाउंट आपके पास में कितना है सर, ₹5,000। इसके बाद कहता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एक कहता है 8% आपके पास में। ठीक है, एवरी ईयर का। ठीक है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में कितना है सर, 8%। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर आपके पास में बॉन्ड का अमाउंट दे रखा है। बॉन्ड अमाउंट विल भी, कहता है कि आपके पास में अमोर्टाइज करेंगे इक्वल ईयर। मतलब कि सर ये क्या कहना चाहता है सर, ये कहना चाहता है कि सर आपके पास में जो नंबर ऑफ़ ईयर रहेंगे वो 5 साल है। ये तो आपको वैसे ही पता चल गया सर, 1 2 3 4 और आपके पास में 5। ठीक है सर, टोटल 5 साल है। कहता है कि सर 5 साल बाद 5,000 पे करना है प्लस इंटरेस्ट के साथ। 5,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट भी तो अलग से पे करना पड़ता है। कहता है कि सर 5 साल बाद ये सारी चीज़ें पे करनी है। कंपनी ने कहा सर एक साथ तो ना हो पाएगा। तो कहते हैं कि सर जी हमने अमोर्टाइजेशन का ऑप्शन ऑप्ट किया। कहते हैं हर साल कुछ अमाउंट पे करते रहेंगे तो लास्ट में बर्डन नहीं रहेगा। कहता है हर साल कितना अमाउंट पे करना है, तो इसने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम इक्वल अमाउंट ही पे करेंगे, इक्वल जितना लाइफ है उसके हिसाब से। तो इक्वल लाइफ के हिसाब से मतलब कि हर साल इक्वल अमाउंट, जो कितने साल है, 5 साल, 5,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे सर। 5,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल अमाउंट आ जाएगा, हर साल 1,000 1,000 1,000 1,000 इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया सर, कहता है सर जी प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास में, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास में कितना है सर, इक्वल अमाउंट मतलब कि सर 1,000 1,000 1,000 1,000। ठीक है सर, लिख दो आपके पास में, टोटल 5,000 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, टोटल आपके पास में कितना हो जाएगा सर, 5,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हर साल 1,000 1,000 ही पे करेंगे, आंसर इज नो। इसमें आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो प्लस इंटरेस्ट आपके पास में, प्लस आपके पास में क्या है सर, इंटरेस्ट। ठीक है सर, तो यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है सर। हर साल 1,000 तो चलो पे करें, ये वो अमाउंट तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड किया कि प्रिंसिपल अमाउंट का कितना कितना आपको पे करना है, तो आपने डिसाइड किया इक्वली पे कर देंगे, तो 1,000 1,000 तो इक्वली पे करेंगे। लेकिन सर इंटरेस्ट कौन पे करेगा, इंटरेस्ट का रेट क्या है सर, 8%। हर साल 8% के हिसाब से जो है 5 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, वो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। वही चीज़ मैंने पढ़ाई सर, फर्स्ट ईयर का एंड, यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर ये पेमेंट होता है, तो सारी की सारी चीज़ें एंड ऑफ द ईयर है। मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड, सेकंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड, फोर्थ ईयर का एंड और फिफ्थ ईयर का एंड, और पीवी फैक्टर भी एंड के ही हिसाब से होते हैं। ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर है।
बताइए सर इंटरेस्ट अब आप कैलकुलेट करके देंगे, 2 बार तो मैंने समझाया इंटरेस्ट कैसे होता है। कहते हैं कि सर सबसे पहले तो देखिए 5000 पूरे पे लगेगा, ठीक है, तो 5000 पूरे पे लगेगा मतलब कि 5000 इंटू 8% लगेगा सर, 5000 इंटू 8% लगेगा, मतलब कि कितना सर 5000 इंटू 8%, आपके पास में 400 सर। पहले साल आपको जो है 400 का इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट आपके पास में कितना बनेगा सर, अमाउंट आपके पास में कितना बनेगा सर, अमाउंट आपके पास में कितना बनेगा। कहते हैं कि सर 1000 प्लस 400, 1400 पे करना है फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है सर। ये फ्यूचर के बाद है, जैसे ही फर्स्ट ईयर ख़त्म होगा हम 1400 पे कर देंगे इस तरीके से। फिर सेकेंड ईयर का एंड आएगा सर 1000 और पे कर देंगे, लेकिन साथ में इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना 400 पे करेगा ना, आंसर इज़ नो। क्यों नो, क्योंकि 5000 पूरे का पूरा सेकेंड ईयर एंड तक थोड़ी ना था हमारे पास में। कहता है फर्स्ट ईयर एंड में तो हमने क्या पे कर दिया सर, 1000 तो पे कर दिया, तो इस साल का इंटरेस्ट किस पे बनेगा सर, 4000 पे बनेगा आपके पास में। वही तो मैंने 2 बार समझाया आपको सर, 4000 पे बनेगा, ठीक है, 8%। क्लियर है सर आपके पास में, 4000 इंटू 8%, कहते हैं 320। तो सेकेंड ईयर के एंड में टोटल कितना पे करेंगे, 1000 प्लस 320, 1320, ठीक है सर। थर्ड ईयर का आप बताएंगे कैसे सर, थर्ड ईयर का एंड 1000 पे तो करना ही करना है, प्लस इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितने पे बनेगा सर, तो कहते हैं कि सर जी 5000 में से फर्स्ट ईयर में एंड में 1000 पे कर चुके, सेकेंड ईयर के एंड में 1000 पे कर चुके, तो थर्ड ईयर के एंड में कितना बचा होगा, कितने पे इंटरेस्ट बनेगा सर, तो 5 -1 -1 3000 सर, 3000 पे बनेगा सर। जितना अमाउंट आपके पास में है उतने पे ही इंटरेस्ट पे करना है, जितना पे कर दिया उस पर थोड़ी ना इंटरेस्ट पे करेंगे, सीधी सी बात है। तो 3000 इंटू 8%, 2400, सॉरी आपके पास में कितना है, एक मिनट, 240 आना चाहिए, 240, ठीक है सर 240। तो आपके पास में यहाँ पे अमाउंट पेबल कितना बनेगा सर, 1240, ओके सर। इसके बाद थर्ड ईयर का आप बताएंगे सर, 2000 पे करेंगे इंटरेस्ट इंटू 8%, तो 2000 इंटू 8% इंटू 8% तो 160, तो आपके पास में अमाउंट आ जाएगा 1160। क्लियर है। और कहता है कि सर 1000 अब लास्ट में बचा और पेमेंट भी वो 1000 का ही बचा है, तो 1000 पे ही इंटरेस्ट पे करना है 8% के हिसाब से। कहते हैं 160 आपके पास में ऊपर था, अच्छा यहाँ पे कितना बनेगा सर, इंटू 8% मतलब कि 80, तो 1080 आपके पास में अमाउंट आ गया। तो कंपनी कहाँ है सर, कंपनी ईयर 0 पे खड़ी है आज। कंपनी जो है अगर आप यहाँ पे देखना चाहें डिटेल में अच्छे से, तो कहता है कि सर जी कंपनी यहाँ पे खड़ी है ईयर 0 पे, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे खड़ी है। फ्यूचर में कंपनी को ये पेमेंट करना है, फर्स्ट ईयर एंड होते ही आपके पास में, सॉरी ये पेमेंट है आपके पास में ना, तो कंपनी कहते हैं सर यहाँ पे है। अगर मैं एक बात करूँ तो कंपनी जो है यहाँ पे ईयर 0 पे, यहाँ पे, ठीक है, कंपनी यहाँ पे कंपनी, और कंपनी को फ्यूचर में ये पेमेंट करनी है। जैसे ही पहला साल ख़त्म होगा 1400 पे करना है, दूसरा साल ख़त्म होगा 1320 पे करना है, तीसरा साल ख़त्म होगा कहता है 1240 पे करना है, फोर्थ ईयर और आपके पास में फिफ्थ ईयर, या फ्यूचर में पे करना है। कंपनी आज खड़ी है यहाँ पे और कंपनी चाहती है कि सर आज मुझे इसकी टोटल कॉस्ट मुझे जाननी है, ठीक है सर। इसका टोटल करके वैसे दे सकते हैं कि सर ये आपकी टोटल कॉस्ट, लेकिन एक जो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट होता है वो इस चीज़ को मना कर देता है। कहता है कि सर जी फ्यूचर में जो आप ये 1080 पे करना है, क्या आज उसकी वैल्यू 1080 रहेगी, आंसर इज़ नो। तो सर कहता है कि इसका टोटल जो लगा कि आप कह देंगे सर इतनी कॉस्ट है, वो गलत हो जाएगा। कहते हैं कि सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए, फिर उसका टोटल लगाइए, तो आपको सही कॉस्ट मिलेगी कि एग्जैक्टली कॉस्ट बनी कितनी सर, ठीक है सर। तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सीधी सी बात है, किसी भी अमाउंट को आपके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो एक ही चीज़ होती है सर, एक ही चीज़ होती है, कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सर पीवी फैक्टर से। किसी भी अमाउंट को अगर आप जो है, किसी भी अमाउंट को आपको जो है क्या करना है सर, किसी भी अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो पीवी फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पीवी फैक्टर के लिए एक रेट होता है, रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है, आप थोड़ी ना कोई बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, इस नाम से,
तो कहते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के नाम से आपको गिवन है, कहता है 6% है, तो ये आपको आर गिवन है, आर 6% है, ठीक है। अब पीवी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए ही अप्लाई करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए तो आप सिंपली क्या करेंगे सर, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है सर। तो कहते हैं आपके पास में पीवी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है 1/1 + r की पावर n, ठीक है सर, 1/1 + r की पावर n, ओके सर। सिंपली प्रेस करते जाएंगे। अब सबसे पहले तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर से, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के लिए तो करनी पड़ेगी, फिर तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे सर, 1/1 + r, r कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी अभी पढ़ा, कितना था भूल गया मैं, 6% है, 6% आपको गिवन है, ठीक है। तो 6% है आपके पास में, तो 1 + 6%, और पावर तो ऑलवेज 1 ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी की ईयर के लिए तो आप इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो 1/1 + 6% मतलब कि 1.06, तो 1/1.06 इज इक्वल टू, तो आपके पास में आंसर आएगा 0.9433, ठीक है। ये आपके पास में पॉइंट के बाद मैं तो रिकमेंड करता हूँ 4 डिजिट जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए अब तो क्या करना है सर, क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर इज नो इक्वल टू प्रेस करके हर एक साल का निकालेंगे, जितने भी साल है, इक्वल टू एक बार प्रेस करिए, सेकेंड ईयर का मिलेगा 0.8899, ठीक है सर। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करिए, थर्ड ईयर का मिल जाएगा 0.8396, ठीक है। इसके बाद और एक बार इक्वल टू फोर्थ ईयर के लिए मिल जाएगा 0. आपके पास में 7920, ठीक है सर। ये एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिफ्थ ईयर का भी हमें चाहिए, तो आपके पास में आएगा 0.7472, ठीक है। सिक्स ईयर का चाहिए तो और एक बार इक्वल टू प्रेस कर दो, लेकिन यहाँ पे 5 साल की लाइफ है बॉन्ड की, तो 5 साल के लिए चाहिए, ठीक है। 5 साल का ही अमाउंट पे करना है और 5 साल का ये पे फैक्टर, बस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, इसका टोटल कर देंगे तो यही आपकी कॉस्ट है, ठीक है। अगर आज आप पे करना चाहते हैं पूरे का पूरा, तो आज आपको इतना टोटल जो है इसका जो भी आएगा ये टोटल आपको पे करना है बस, ठीक है। ये जो टोटल यहाँ पे निकल के आएगा ये टोटल ही क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट है। आज अगर आप सारा का सारा अमाउंट आज पे करना चाहते हैं तो ये पे करना है, ठीक है। इसका जो टोटल करेंगे ये पे नहीं करना है सर, प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे सर एक बार इसका टोटल भी लगा लेना, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं सर 1400 इंटू आपके पास में 0. आपके पास में 9433, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 1320.62, ठीक है। इसके बाद 1320 इंटू आपके पास में 0.8899 इज इक्वल टू, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1174 पॉइंट आपके पास में 668, ठीक है सर। ये पॉइंट को अच्छे से मैं दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है सर। इसके बाद कहता है कि सर 1240 इंटू आपके पास में 1240 इंटू आपके पास में 0.8396 आपके पास में, तो ये आंसर आ जाएगा सर 1041 पॉइंट आपके पास में, ठीक है, पॉइंट आपके पास में 104, ठीक है। इसके बाद कहता है 1160 इंटू आपके पास में 0.7920 इज इक्वल टू आपके पास में तो 918.72, ठीक है। और आपके पास में 1080 इंटू 0.7472, ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 806.976, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल जैसे करना है, मैं तो डायरेक्ट जीटी प्रेस कर रहा हूँ। अब जीटी प्रेस करने से क्या होता है, इन सब का एक साथ टोटल निकल के आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मेरे सामने आंसर आ गया 52, मैंने जीटी एक बटन प्रेस कर दिया, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब सर ये जीटी प्रेस करना क्या है सर, देखिए पूरी एफएम में आपको 3-4 बटन यूज़ करने होंगे, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक जीटी बटन, कैलकुलेटर में आपके पास में जीटी बटन होगा, कई कैलकुलेटर में ये बटन नहीं होता है, तो ध्यान रखिए सर आपके पास में है या फिर नहीं, कंफर्म कर लीजिए।
ठीक है। एक GT बटन आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर में है तो बड़ा आसान होता है कैलकुलेशन। इसके बाद आपके पास में एक मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल करके, ठीक है, एम और प्लस इज इक्वल ऐसा कुछ यहाँ पे साइन गिवन होता है, ठीक है, मेमोरी प्लस इसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे 3 बटन होते हैं, मेमोरी माइनस, मेमोरी प्लस और RC करके है होता है जिसे हम मेमोरी रिकॉल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 बटन होते हैं आपके पास में, ये तीनों बटन का यूज़ होता है आपके पास में पूरे FM की लाइफ में, ठीक है। और आपके पास में एक और बटन यूज़ होता है आपके पास में, ये चीज़ तो आपके पास में हो गई, बस ये 2 ही यूज़ हो गया आपके पास में, ठीक है। तीसरा कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास में, वो करेक्शन है, वो अल्टीमेटली सबको पता होता है करेक्शन, ठीक है। करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, वो मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ। आपके पास में 2 बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेमोरी रिकॉल और मेमोरी आपके पास में वो जो प्लस है, और मेमोरी आपके पास में माइनस, ये 3 बटन होते हैं। बेसिकली इसको एक ही मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपके पास में एक ही होता है। और एक GT बटन, ये 2 बटन आपके पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने सेपरेट कैसे यूज़ करते हैं, सेपरेट वीडियो प्रोवाइड है, ठीक है। सेपरेट आपके पास में वीडियो प्रोवाइडेड है जिसे मैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको जो है ऑलरेडी एडेड मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट को इसका यूज़ नहीं पता है, डायरेक्ट आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि सर ये सारी चीज़ों को मैं डायरेक्टली एक GT बटन से कैसे ये सारे का सारा टोटल डायरेक्टली लेके आ गया, ठीक है। मुझे ये ऐड नहीं करना पड़ा, मैंने ये ऐड नहीं किया कि 1320.62 प्लस ये मैंने प्लस किया ही नहीं है, डायरेक्ट GT बटन प्रेस किया, यह आंसर आ गया, ठीक है। तो ये GT बटन का यूज़ होता है। फिर आपके पास में होता है मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल वगैरह का, तो इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप जो है उसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है। बस यहाँ पे आप जो है लाइंस वगैरह ड्रॉ कर दीजिए, आपके पास में ये चीज़ प्रेजेंटेशन ख़त्म, ठीक है। तो ये आपके पास में ओके, ये अमाउंट मिलता है, PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू मिलता है, ठीक है सर। ये चीज़ आपके पास में ख़त्म, ठीक है। तो एक बार मैं सॉल्यूशन में देख लेता हूँ क्या आंसर यही आ रहा है आपके पास में। आंसर इज यस, यही आपके पास में आंसर है, 5262.62। यहाँ पे देख लीजिए सर, 5262.088। लेकिन सर आपके पास में पॉइंट के बाद तो अलग आ रहा है, तो वैसे भी डिफरेंट आता है, क्योंकि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डिफरेंट आता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिजिट का फ़र्क होता है, मतलब कि अगर यहाँ पे आप 3 डिजिट ले रहे हैं ना, तो देख लीजिएगा पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे डिजिट पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप जो है 5 डिजिट लेंगे तो भी पॉइंट के बाद डिफरेंट आंसर आएगा। तो कई बार क्या होता है कि सर आपके पास में ICM मॉड्यूल ही यहाँ पे वो पॉइंट जो है, ये सारे फैक्टर यहाँ पे लिख के दे देता है। ऐसा क्वेश्चन है, देखेंगे हम, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो कोई भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद कुछ भी चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में करेक्ट माना जाएगा। तो ये आपके पास में करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद 088 है, करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि PV फैक्टर क्वेश्चन में लिख के नहीं गिवन है, कई बार ये डायरेक्टली लिख के देगा, तो आपको क्या करना है सर, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा सर, एक और डाउट था यहाँ पे, कहते हैं कि सर जी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से गिवन है सर, और आपने जो है बड़े प्रिफर्ड तरीके से आपने एकदम से सॉल्व करवा दिया, क्या ये एग्ज़ाम में अलोएबल? आंसर इज़ यस, ये अलोएबल, ठीक है। और यही फॉर्मेट जो है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं एक ट्रिक पढ़ाता हूँ और उसी ट्रिक को लास्ट तक आपके पास में चलाता हूँ, ठीक है। मैं ट्रिक चेंज नहीं करता हूँ, ICM मॉड्यूल जो है अपनी ट्रिक चेंज करता है हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई हो सकती है, ICM मॉड्यूल अपने तरीके से कुछ भी यूज़ करते रहता है। यहाँ पे मेरा काम ये नहीं रहेगा, मेरा एक ही ट्रिक है और उसी तरीके से सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए कोई एक ट्रिक है, तो एक ही ट्रिक से हम यहाँ पे लास्ट तक उसे सोल्व करेंगे, स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए। अगर डिफरेंट ट्रिक अगर अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि करना कैसे था। यहाँ पे मैं सिंपल हूँ, एकदम बड़ा ही एकदम क्लियर हूँ कि जब भी मुझे PV फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह की कैलकुलेशन करनी है, मैं इसी तरीके से फॉर्मेट वाइज, टेबल वाइज कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम होगा, देखिए सीधी सी बात है, क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जब भी प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट निकालना है, आपको चाहिए सर वो अमाउंट जो पेमेंट करना है फ्यूचर में, और PV फैक्टर, ये 2 ही चीज़ चाहिए। PV फैक्टर आपके लिए
परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा। अमाउंट के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, अमाउंट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन था, इसलिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, ये चीज़ आपके पास में, इसलिए इतनी कॉलम बनी। अगर ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होता, पीवी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होता, तो 3 कॉलम में काम खत्म हो जाता, अमाउंट, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, काम खत्म हो जाता। 2 कॉलम एक्स्ट्रा क्यों बने सर? इसलिए क्योंकि प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट इन्होंने अलग अलग दिया, हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, तो आपके पास में ये चीज़ बन गई और हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर आपके पास में सर? एकदम क्लियर है, ठीक है सर। तो आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ओके जी, ये चीज़ आपके पास में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का जो काम था वो कंप्लीट हो जाता है, जो बॉन्ड का यहाँ पे कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। बॉन्ड के कंसेप्ट में आपके पास में ये 2 ही पॉइंट है, अमोर्टाइजेशन और जीरो कूपन बॉन्ड, तो बस यही चीज़ याद रखनी, और इस पे आपके पास में बॉन्ड का कंसेप्ट जो है वो पूरे का पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट। अब जो मुझे मेन पॉइंट पढ़ाना है वो है आपके पास में YTM मेथड। ठीक है, अब जो मुझे मेन पॉइंट पढ़ाना है वो आपके पास में कौन सा सर? YTM मेथड। ठीक है सर, YTM मेथड, yield टू मैच्योरिटी मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है, लिखेंगे मेरे साथ पूरे का पूरा फुल फॉर्म, yield टू मैच्योरिटी मेथड। ठीक है, yield टू मैच्योरिटी, yield टू आपके पास में मैच्योरिटी मेथड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, yield टू मैच्योरिटी मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड जो है वो आपके पास में कई बार IRR मेथड से भी नाम से जाना जाता है। IRR मेथड जो है आप जो है प्रेजेंट आपके जो चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं पे एक जगह आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाता है और फिर दूसरी जगह आपको वही चीज़ अप्लाई करनी होती है। तो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, फिर वहाँ पे IRR मेथड नहीं पढ़ाऊँगा, वहाँ पे सिंपली कुछ कंसेप्ट है थियोरिकली वो पढ़ाऊँगा, लेकिन कैलकुलेशन यहीं पे सिखा देता हूँ। IRR और YTM दोनों एक ही है। ठीक है, इसे शॉर्ट में YTM मेथड हम कहते हैं, शॉर्ट में YTM मेथड हम कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। YTM मेथड और IRR मेथड, ठीक है, दोनों एक ही। IRR का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और yield टू मैच्योरिटी मेथड दोनों एक ही है, सेम कैलकुलेशन आपके पास में रहती है। ठीक है, तो इसे मैं सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे सिखा देता हूँ सर। जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में इन्वेस्टमेंट की बातें होती है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं IRR, और जब हम सिक्योरिटीज़ की बात होती है तो वहाँ पे हम YTM मेथड यूज़ करते हैं। बाकी दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास में, ठीक है सर, इसे हाईलाइट कर देते हैं आपके पास में। ओके, डन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, YTM मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मेथड है आपके पास में, इसके लिए मैं इलस्ट्रेशन आपके पास में पढ़ाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 3 सही रहेगा मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ते, बाद में ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा सबसे पहले रफ काम कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझा दूँ, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, कहते हैं सर YTM मेथड। ठीक है, YTM मेथड, जैसे हम IRR मेथड भी कह सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये YTM बन जाएगा IRR। ठीक है, नाम उसका बदल जाएगा, बस काम एक ही। कहते हैं कि सर जी YTM मेथड आपके पास में ये समझने जा रहे हैं, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो YTM यूज़ करते हैं, IRR नहीं। ठीक है, तो IRR को अभी कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे IRR वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें YTM ही पढ़ना है, क्योंकि हम सिक्योरिटीज़ की कॉस्ट की निकालने की बात कर रहे हैं, मतलब कि तरह तरह की सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज़ को के लिए आपके पास में वर्ड यूज़ होता है YTM मेथड। ठीक है सर, कहते हैं सर YTM मेथड आपके पास में होता है जिससे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं।
तो सर कॉस्ट निकालने के लिए तो तरह तरह के हमने फॉर्मूलेज भी पढ़े, ठीक है। आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था, स्टार्टिंग में ही हेडिंग दिलवाया सर कि आप जो है हेडिंग दीजिए फॉर्मूलाज, ठीक है। और आपने ये चीज़ की हेडिंग भी आपको यहाँ पे दिलवाई गई, ठीक है। जो आपने हेडिंग दी था कि सर फॉर्मूलाज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका हेडिंग था सर। तरह तरह के आपने फॉर्मूले लिखवाए, तरह तरह की सिक्योरिटीज़, जिससे हमने कॉस्ट निकालना सीखा। अब आप कह रहे हैं सर YTM मेथड में भी कॉस्ट निकाली जाती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। किसी भी सिक्योरिटी की कॉस्ट निकालनी है आपको सर, किसी भी सिक्योरिटी की कॉस्ट निकालनी है सर आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे लिखवाता हूँ, ये आपके पास में हेल्पफुल होगा, तो यहाँ पे लिखवाता हूँ सर, किसी भी सिक्योरिटी के आपको, ठीक है, सिक्योरिटी की कॉस्ट निकालना चाहते हो आप, तो वो दो तरीके से निकल सकती है सर। सबसे पहला अप्रोक्स मेथड, जिसे हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अप्रोक्स मेथड वर्ड याद रखिएगा सर, ठीक है। सबसे पहले सर अप्रोक्स मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, फॉर्मूलाज, फॉर्मूला, ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़े फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करिए, ठीक है, डायरेक्ट निकालिए। और दूसरा होता है सर YTM मेथड, दूसरा नाम होता है सर YTM मेथड आपके पास में, ठीक है सर, YTM मेथड। ओके सर, ओके, YTM मेथड आपके पास, ओके सर, YTM मेथड। कहते हैं कि सर जी अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता कि कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो हम ऑलवेज प्रीफर करते हैं सर अप्रोक्स मेथड, क्योंकि अप्रोक्स मेथड इजी होता है। YTM मेथड थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो बड़ा मेथड हो जाता है, आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो आपके पास में वैसे तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं कहा तो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास में कौन सा अप्लाई करेंगे सर, अप्रोक्स मेथड। अभी YTM मेथड पढ़ेंगे तो आप खुद कहने लगेंगे सर अप्रोक्स मेथड ही सही है। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा जाए कि सर YTM मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि सर प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट जो है वो YTM से निकालिए। तो वैसे तो प्रेफरेंशियल के लिए कुछ भी ना कहा जाए तो हम वो अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रेडीमेबल और इरेडीमेबल का। लेकिन स्पेसिफिकली कहा है सर YTM मेथड से सोल्व करिए, तो फिर आपको YTM मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी की कॉस्ट दो तरीका होता है, दो मेथड होते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, दोनों से आंसर नियरली सेम आता है, ठीक है, नियरली सेम। बिकॉज YTM मेथड में पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन नियरली आपके पास में आंसर सेम होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि सर जी दोनों तरीके से आंसर आप निकालिए, सेम ही आता है नियरली आपके पास में, लेकिन ऑलवेज प्रेफरेबल होता है अप्रोक्स। लेकिन क्वेश्चन YTM मेथड का है तो YTM मेथड से ही सोल्व करना पड़ता है। तो कहते हैं सर YTM मेथड कैसे सोल्व होता है, क्या होता है। कहते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है। YTM मेथड कहता है 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। YTM मेथड से आपको कहता है, YTM मेथड से जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 3 स्टेप आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। या फिर एक काम करिए, मैं इसको जो है एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूँ तो वही सही रहेगा, क्योंकि फिर आपके पास में जो है यही मेथड आपके पास में है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, ठीक है। वो चीज़ें मेरे साथ नोट डाउन करिए, नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपके पास में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा, वो आपको समझ आएगा। चलिए मेरे साथ एक नोट्स प्रिपेयर करिए। कहता है कि सर YTM मेथड के लिए, YTM मेथड के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। YTM मेथड के लिए कुछ स्टेप। सबसे पहले आपके पास में कहता है कि सर जी स्टेप 1, आपको 2 रेट एज्यूम करने पड़ते, ठीक है। 2 रेट आपको एज्यूम करने पड़ते, 2 रेट एज्यूम, ठीक है। अब 2 रेट क्या है सर, सबसे पहले मेरे साथ नोट प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये लेक्चर अभी ख़त्म हो चुका है आपके पास में, कुछ नोट्स मैं आपको प्रिपेयर करवा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली मैं आपके पास में क्या करूँ सर, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो आपके पास में लेक्चर ख़त्म हो चुका है ये, ठीक है। मैं सोच रहा था इसी लेक्चर में, एक ही लेक्चर में ख़त्म करवा दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो क्या होगा कि एक हेल्पफुल रहेगा आपके पास में। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ाऊँगा तब भी मैं यही कहूँगा कि आपके पास में यही वीडियो देखना है, ठीक है। तो एक सेपरेट वीडियो होगा तो बेनिफिशियल आपके पास में रहेगा, तो ये सेपरेट वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा। कहता है स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, 2 रेट जो एज्यूम करें, ठीक है, NPV एक पॉजिटिव आना चाहिए इन दोनों रेट से, ठीक है। और एक रेट का NPV नेगेटिव आना चाहिए। NPV एक रेट से पॉजिटिव होना चाहिए
ठीक है। एक रेट से आपके पास में एक एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। क्या मतलब निकलता है सर इसका, समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर इसी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इसी के लिए है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। सिर्फ नोट प्रिपेयर करवा रहा हूँ, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली लिखते जाना है आपको बेसिकली, और कुछ नहीं। स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप कहता है फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास में होता है वाईटीएम का या फिर आईआरआर का है, ठीक है। कहता है बेसिकली फॉर्मूला मेन आईआरआर है, वाईटीएम तो ऐसे ही इसका बना दिया। कहता है आईआरआर का ही फॉर्मूला है बेसिकली, जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ते हैं, ठीक है। आईआरआर का है, वाईटीएम का है, दोनों एक ही चीज़ है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपके पास में, फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके से बनता है। कहता है कि आपको करना क्या है, कहता है आपको यहाँ पे करना आपको इस तरीके से है कि आपको लोअर रेट लेना है, ठीक है। ये जो दो रेट एज्यूम करें, एक हायर होता है एक लोअर होता है। मान लीजिए 15 और 16, तो 15 लोअर रेट है और 16 क्या है, हायर रेट है। तो लोअर रेट आपको लेना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। कहते हैं एनपीवी आपको लेना है, एनपीवी जो आपने ऊपर सेकेंड स्टेप में निकाला, ठीक है। एनपीवी आपको लेना होता है लोअर रेट का। फिर आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना होता है, एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस करना है एनपीवी ऑफ हायर रेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है हायर माइनस लोअर रेट। इसको एक्सप्लेन करना बाकी है, इसलिए घबराएगा नहीं। ये 3 आपके पास में जो है यहाँ पे स्टेप बनते हैं, जो आपको सिंपली नोट डाउन करने और कुछ नहीं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपके पास में, स्टेप नंबर 2 और 3 स्टेप कंप्लीट करते ही वाईटीएम मेथड आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वाईटीएम मेथड 3 स्टेप में, जैसे ये 3 स्टेप खत्म हो गए आपके पास में काम खत्म हो जाएगा। ये वाईटीएम मेथड का एक नोट डाउन कर लीजिएगा ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जहाँ पे वाईटीएम मेथड समझा दूंगा। उसके बाद वापस से एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहाँ पे आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर खत्म होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर स्पेसिफिकली वाईटीएम और आईआरआर मेथड जो भी कहा उस पर होगा, ठीक है। तो सेपरेट वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ाया जाएगा तभी ये सेम मेथड आपके पास में रहेगा। तो हो सकता है वहाँ पे आप भूल गए हो, तो एक सेपरेट वीडियो रहेगा तो वो डायरेक्ट ओपन कर पाएंगे। इसमें मैं बीच में कहीं पढ़ा दूंगा तो ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल ही रहेगी आपके पास में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे आपके पास में स्टॉप करते हैं। वाईटीएम मेथड आपके पास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर वापस से कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।